Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 9th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And मैंने आपको एक इनिशिएटिव बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक. फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग ईसी फ्रीजेस सेना इलेक्शन सिंबल. तो इस न्यूज़ में आपको स्टैटिक पोर्शन में ये प्रोवाइड किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी यहाँ पर रियल पार्टी है. फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशनल विंग में किसके पास मेजॉरिटी है, लेजिस्लेटिव विंग में किसके पास मेजॉरिटी है. तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑर्डर है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968. उसमें पैराग्राफ 15 में क्या लिखा हुआ है ये सब आपको स्टैटिक पोर्शन में प्रोवाइड किया जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस PDF को बाय करने में, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ, तो उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है. तो सबसे पहले तो अपने टेलीग्राम अकाउंट का आपको एक यूज़र नेम रखना है. उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स चेंज करनी है सो दैट आई कैन ऐड यू टू द ग्रुप. तो सेटिंग्स में जाकर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, तो वहाँ पर आपको एवरीबडी करना है. पे वाया UPI, तो यहाँ पर UPI ID मैंशनड है. तो आपको मंथली PDF कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ. पेमेंट विंडो PDF के लिए स्टार्ट हो चुकी है और इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा. सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू दिस जीमेल अकाउंट. तो यहाँ पर जीमेल अकाउंट मेंशन है. और यहाँ पर आपको मैंने सेकंड इनिशिएटिव के बारे में भी बताया था जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम है. मेंटरशिप प्रोग्राम में करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जा रहा है. तो करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज. यहाँ पर सोर्सेज मेंशन है. तो बेसिकली किसी भी सोर्स को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा. जो भी UPSC के लिए रेलेवेंट है सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाता है, इन डेप्थ यहाँ पर कवर किया जाता है. लेक्चर्स आपको एवरीडे बेसिस में प्रोवाइड किए जाएंगे मेंटरशिप प्रोग्राम में. डेली PDFs और क्विज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल पर बात कर सकते हैं. इसके अलावा मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगी. स्टैटिक पोर्शन आपको हर करंट अफेयर से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही रेलेवेंट रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू, यहाँ पर UPI ID मेंशनड है और बाकी आपको अपना नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट आपको एक जीमेल अकाउंट पर भेजना होगा. जीमेल अकाउंट यहाँ पर मेंशन है और आपको कुछ टाइम वेट करना होगा. उसके बाद आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक और क्विजेस आपको डेली मिलेंगे. तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर PDF आपको चाहिए तो आप इस इनिशिएटिव को भी ज्वाइन कर सकते हो. तो अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है साइटिंग बाई पोल इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस सेना इलेक्शन सिंबल टेल्स फैक्शंस टू पिक न्यू वंस. तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड नहीं कर पाई कि यहाँ पर जो रियल शिवसेना है ये किसकी है, ये एकनाथ शिंदे की है या यहाँ पर ये उद्धव ठाकरे की है. तो किसको यहाँ पर बो एंड एरो का सिंबल मिलना चाहिए. तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं कर पाई है और बाईपोल इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया है बो एंड एरो सिंबल को और बेसिकली यहाँ पर फैक्शंस को ये कहा है कि आप यहाँ पर नए वंस पिक कर लो. The Election Commission Saturday night issued an interim order freezing the bow and arrow election symbol of the Shiv Sena, making it clear that the rival factions led by Uddhav Thackeray and Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde दोनों ही यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है ये रियल शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर जो है फ्रीज कर दिया गया है बो एंड एरो सिंबल को. वाइल द शिंदे फैक्शन वेलकम द इलेक्शन कमीशन डिसीजन एंड सेड द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, द उद्धव फैक्शन रिएक्टेड एंग्रीली. नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली उद्धव ठाकरे ने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर जो बेसिकली एकनाथ शिंदे हैं उनका जो फैक्शन है वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे में फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं है सिंबल को. और बाकी इनका कहना है कि इनके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है इन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द पार्टी, इसीलिए यही है यहाँ पर असली शिवसेना. नेक्स्ट है यहाँ पर टू सेट यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बिगिन फ्रॉम April 1. तो आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पर फायर हो जा रहा है, आग लग जा रही है, फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं. तो इसके ही चलते यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि शुरू होगी April 1 से.
For the first time, India is set to begin testing of electric vehicles from April 1st next year और गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैंडेट किया है पुणे बेस्ड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है बैटरी पावर्ड व्हीकल्स को टेस्ट करने के लिए उसको यहाँ पर प्रोकर किया जाए। अब क्यों ज़रूरत है, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यहाँ पर इंस्टांसेस ऑफ फाइट्स देखे गए थे इन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इन रीसेंट मंथ्स। तो ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टेस्ट किया जाना चाहिए। द हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री इज लर्न टू हैव एलोकेटेड ₹44 करोड़ टू ARAI। ARAI क्या है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू सेट अप द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ग्लोबली कोई सिंगल EV स्टैंडर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जापान, चाइना, कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो कि प्रमोट करते हैं डिफरेंट नॉर्म्स इन 4 की एरियाज़ की सेफ्टी में। यहाँ पर डिफरेंट नॉर्म्स हैं, चेंजिंग चार्जिंग कनेक्टर्स, चार्जिंग टोपोलॉजी एंड चार्जिंग रिलेटेड कम्युनिकेशंस। तो इंडिया बेसिकली जो यहाँ पर सेम फिलॉसफी है उसको ही फॉलो करेगा। तो इंडिया इज सेट टू ब्रॉडली फॉलो द सेम फिलॉसफी फॉर इट्स टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, अपडेटिंग देम एज टेक इवॉल्व्स। नेक्स्ट है ऑल IAF सिस्टम्स अंडर वन रूफ। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड ब्रांच बनाई गई है और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। मूविंग टू सिनर्जाइज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ ए न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल IAF वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स और सबको एक रूफ के अंडर लाया जा रहा है। ब्रिंगिंग ऑल वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स अंडर वन रूफ एड्रेसेस अ लॉन्ग फेल्ट नीड इन द IAF की एक डेडिकेटेड कार्डर की ज़रूरत थी जो कि अभी यहाँ एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच विल फैसिलिटेट इंडक्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स। तो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है वेपन सिस्टम्स ब्रांच फॉर ऑफिसर्स इन द IAF। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस की एक नई ऑपरेशनल ब्रांच इज बीइंग क्रिएटेड। तो ज़्यादा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस सारे IAF सिस्टम्स को एक रूफ के अंडर ला दिया गया है। तो ऐसा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जांपल CDS की पोस्ट की तरह। तो अगर आप स्किप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। Election Commission must not be dragged into politics. Poll promise issue has the potential to do so. This spells disaster. तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पार्टीज़ को एक लेटर लिखा है कि यहाँ पर जो भी पार्टीज़ पोल प्रोमिस करती हैं मैनिफेस्टोज़ में कि हम ये फ्रीबीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर प्रोमिस किया जाता है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को पार्टीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके लिए वो फंडिंग कहाँ से लाने वाले हैं। क्या वो इसके लिए एडिशनल बोरोइंग करने वाले हैं या तो वो अपना रेवेन्यू रियलाइजेशन इंक्रीज़ करने वाले हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। तो ये सब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये प्रपोजल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने रखा था। अब बात ये चल रही है कि ये तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है ही नहीं, इसके ऊपर तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की ये यहाँ पर ओवर रीच है। द मैंडेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना। इट इज़ ट्रू दैट फॉल्स प्रोमिसेस की वजह से जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है ये विशिएट होता है। हाउ एवर द इलेक्शन कमीशन एक्ट्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो कोई लॉ नहीं है ऐसा कंट्री में जो कि ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टोज में प्रोमिसेस नहीं कर सकते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर सकते। तो प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कह सकते हैं, उनको नहीं भी फुलफिल करें। बेसिकली वो जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोई लॉ नहीं है। इट इज़ फॉर द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट और ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। Neither the Supreme Court nor the Election Commission have the powers to interfere in this legitimate democratic exercise. It seems कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, which is why it pronounced that this can't be described as a corrupt practice under the Representation of the People Act. और यहाँ पर ये जो बक है ये पास कर दिया गया टू द इलेक्शन कमीशन। तो अगर ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो इलेक्शन कमीशन के पास यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर गाइडलाइंस इशू कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। विस्लिंग इन द डार्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज डिसअपॉइंटेड जब GDP ग्रोथ रेट Q1 के लिए जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकास्ट था उससे कम था। तो यहाँ पर RBI का फोकास्ट था 16.2% और यहाँ पर जो ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी वो थी 13.5%। फॉर द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स RBI के एस्टिमेट्स हैं 6.3, 4.6 एंड 4.6%। अंकटाड, तो हमने कुछ टाइम पहले ये डिस्कस किया था कि अंकटाड ने एक रिपोर्ट निकाली है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अंकटाड हैज़ अ ग्लूमी फोरकास्ट ऑफ 5.7% फॉर 2022 एंड 4.7% फॉर 2023। डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है इंडिया का 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21, तो ये रहा है 8.26%, 6.80%, 6.53%, 4.04% एंड -7.725
परसेंट। इन द लास्ट 2 ईयर्स वर्ल्ड ने यहाँ पर 2 मेजर शॉक्स देखे, एक तो कोविड-19 पैंडमिक एंड द सेकंड वन इज कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं जो यहाँ पर यूएस है और बाकी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो लगातार यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नाउ वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ ए थर्ड मेजर शॉक, अ स्टॉर्म अराइजिंग फ्रॉम एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी जो कि यहाँ पर कंट्रीज कर रहे हैं। The RBI Bulletin for September 2022 has an essay on the state of the economy. तो इंडिया में आपको इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रिसेशन के रिस्क हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो सकता है, डेट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, यूएस डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, हमारी करेंसी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रही है। द डॉन्टिंग चैलेंजेस इन्फ्लेशन, तो आरबीआई के पास मैंडेट है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन रखना होता है 4 + -2 दैट इज़ 2 से 6% के बीच में। रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द पास्ट 24 मंथ्स। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ बीन इन डबल डिजिट्स फॉर नियरली 12 मंथ्स। करंट इन्फ्लेशन रेट है CPI 7% एंड WPI एट 12.37%। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द होल ईयर एक्सीड कर सकता है 3% और परहैप्स ये 3.4% पर भी पहुंच सकता है। रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट, तो बेसिकली जो रेट है दैट इज़ 82.32। तो हमारा रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार कम हो रहे हैं। बाई September 30 द टोटल रिजर्व्स हैड फॉलन टू $537 बिलियन। आरबीआई ने यहाँ पर $69 बिलियन को यूज़ कर लिया है नॉन वोलेटिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन द एक्सचेंज रेट मार्केट। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि जब यूपीए ने ऑफिस को डेमिट किया था एट द एंड ऑफ द 2013-14 तो उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट था 1.7%, सीपीआई इन्फ्लेशन था 9.4% विच डिक्लाइन फर्दर टू 5.9% और फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज हुए थे बाई $15.5 बिलियन और एक्सचेंज रेट था 58.4। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पब्लिक फ्लॉगिंग। तो गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ और वहाँ पर कुछ पुलिसमैन थे जो कि लोगों को फ्लॉग कर रहे थे पब्लिकली, जो कि गलत है क्योंकि ये रूल ऑफ द लॉ का वायलेशन है। तो ऑथर ने इसके ऊपर ही आर्टिकल लिखा है जो कि हम देख लेते हैं। लास्ट वीक पब्लिक पुलिस ऑफिसर्स इन गुजरात पब्लिकली फ्लॉग्ड मुस्लिम यूथ्स इन फ्रंट ऑफ ए चीयरिंग क्राउड ऑफ हिंदूज हु शॉट वीडियोस एंड येल्ड भारत माता की जय। तो ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें डाला गया है, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि रूल ऑफ द लॉ इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। द ऑब्वियस सोल्यूशन इज़ टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लोगों को जंगल जस्टिस कभी कभी बहुत पसंद आती है, लेकिन जंगल जस्टिस कभी भी सल्यूशन नहीं हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज मैसेजेस इज दैट टू मैनी इंडियन सीम अनअवेयर कि जो फाउंडेशनल पिलर है डेमोक्रेसी का वो है रूल ऑफ द लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, रूल ऑफ द लॉ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन दोज हु स्वेयर ऑन ओथ टू प्रिजर्व इट फेल टू डू दिस दे बिकम क्रिमिनल्स। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रूल ऑफ द लॉ जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। एक्सेप्ट फॉर दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़ को किसी ने कवर नहीं किया, तो मीडिया की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। वेन एवर सम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कुछ इंडिया के बारे में बुरा कहते हैं कि इंडिया में यहाँ पर मीडिया को इंडिपेंडेंस नहीं है, तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ कर देती है कि उनको पता ही नहीं है इंडिया के बारे में। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्यों क्रिटिसाइज़ हमें किया जा रहा है, हम कौन से पैरामीटर्स में लैग कर रहे हैं। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। राइजिंग इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे प्लमेट हो चुके हैं $110 बिलियन इन 13 मंथ्स। तो आरबीआई ने यहाँ पर डॉलर को सेल किया है मार्केट में बेसिकली डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रुपी 82 के मार्क को क्रॉस कर चुका है। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स हैव फॉलन बाई $110 बिलियन इन द लास्ट 13 मंथ्स एज द राइजिंग इन्फ्लेशन। इसके अलावा कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यूएस एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं लगातार कम हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था ई रूपी के बारे में, तो ई रूपी के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ई रूपी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑन फ्राइडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिकेटेड दैट इट विल सून कमेंस लिमिटेड पायलट लॉन्चेस ऑफ ई रूपी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रूपी, जो कि हो सकता है कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज में लॉन्च किया जाए, एक रिटेल के लिए, एक होलसेल के लिए, taking the payment system in the country to a new level where the common people and businesses will be able to use the digital currency seamlessly for various transactions। अब बेसिकली क्या है डिजिटल करेंसी? तो जैसे यहाँ पर रूपी पेपर फॉर्म में है, सिमिलरली बस यहाँ पर मोड डिफरेंट होगा, मोड यहाँ पर डिजिटल होगा, बाकी सब कुछ सेम है। द सेंट्रल बैंक सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ CBDC could provide the public a risk free virtual currency, जो कि यहाँ पर लेजिटिमेट बेनिफिट्स देंगे और यहाँ पर रिस्क भी नहीं है जो कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज में होता है।
टू क्रिएट अ डिजिटल रुपी दैट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू अ पेपर करेंसी, और यहाँ पर पेपर करेंसी की तरह ही होगा। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ई रुपी सेम होगा एज फिएट करेंसी, और ये एक्सचेंजेबल भी होगा 1 to 1 विद द फिएट करेंसी, सिर्फ इसकी फॉर्म डिफरेंट होगी कि ये यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में होगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई रुपी? तो सीबीडीसी कैन बी डिमार्केटेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, एक होगा रिटेल पर्पस के लिए और दूसरा होगा होलसेल पर्पस के लिए। तो रिटेल सीबीडीसी इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश प्राइमरली मेंट फॉर रिटेल ट्रांजैक्शन, और सेकंड यहाँ पर होगा होलसेल पर्पस के लिए। हाउ एवर द आरबीआई हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड कि यहाँ पर जो ई रुपी है वो मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा इन द रिटेल ट्रेड। फॉर्म्स क्या होंगे सीबीडीसी के? तो टोकन बेस्ड भी हो सकता है, अकाउंट बेस्ड भी हो सकता है। टोकन बेस्ड सीबीडीसी यहाँ पर बैंक नोट्स की तरह होगा कि जिसके पास भी टोकन है वो उस समय के लिए उसका ओनर हो जाएगा। इन टोकन बेस्ड सीबीडीसी जिस पर्सन के पास टोकन होगा विल वेरीफाई कि जो ओनरशिप है टोकन की वो यहाँ पर जेन्यून है। सेकंड यहाँ पर अकाउंट बेस्ड सिस्टम है। इट वुड रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बैलेंसेज इन ट्रांजेक्शन ऑफ ऑल होल्डर्स। इन दिस केस इंटरमीडियरी वेरीफाई करेगा द आइडेंटिटी ऑफ एन अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं, टोकन बेस्ड एंड अकाउंट बेस्ड। तो टोकन बेस्ड यहाँ पर देखकर लग रहा है कि टोकन बेस्ड यहाँ पर रिटेल पर्पसेस के लिए होगा और अकाउंट बेस्ड यहाँ पर होलसेल पर्पसेस के लिए होगा, जैसा कि अभी देखकर लग रहा है। There are two models for issuance and management of CBDCs under RBI's consideration। तो एक है डायरेक्ट मॉडल, एक है इनडायरेक्ट मॉडल। डायरेक्ट मॉडल में सेंट्रल बैंक ही सब कुछ करेगा, तो सेंट्रल बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजिटल रुपी सिस्टम सच एज इशुएंस, अकाउंट कीपिंग एंड ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन। इनडायरेक्ट मॉडल में सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होगा, बाकी इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स एंड एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर, और सबका यहाँ पर रिस्पेक्टिव रोल होगा। तो अब ये डायरेक्ट मॉडल से होता है या इनडायरेक्ट मॉडल से होता है ये सब तो बाद में ही पता चलेगा। कैन ई रुपी भी ट्रांजेक्टेड इन ऑफलाइन मोड? तो हो सकता है कि ई रुपी को ट्रांजेक्ट करने दिया जाए इन ऑफलाइन मोड, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। तो द ऑफलाइन फंक्शनैलिटी एज एन ऑप्शन विल अलाउ सीबीडीसी टू बी ट्रांजेक्टेड विदाउट द इंटरनेट एंड दस इनेबल एक्सेस इन रीजन्स जहां पर पुअर और नो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर ऑफलाइन में यहाँ पर सीबीडीसी को यूज़ किया जाएगा तो ऐसे में लेजर में तो अपडेट होगा नहीं, तो कहीं यहाँ पर सेम सीबीडीसी दो बार ना यूज़ हो जाए, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। However, the RBI feels in the offline mode the risk of double spending will exist, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली पॉसिबल हो सकता है टू यूज़ अ सीबीडीसी यूनिट मोर देन वंस विदाउट अपडेटिंग द कॉमन लेजर ऑफ द सीबीडीसी, क्योंकि ऑफलाइन मोड में अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पर जो लेजर है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। ब्रिज लिंकिंग क्रेमिया टू रशिया टारगेटेड, पार्शियल कोलैप्स डिस्टर्ब्स की सप्लाई लाइंस। तो यहाँ पर जो ब्रिज क्रेमियन पेनिनसुला को रशिया से लिंक करता था वो हो चुका है collapse. An explosion on Saturday caused the partial collapse of a bridge linking the Crimean Peninsula with Russia. Nobody immediately claimed responsibility for the blast. तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। द 19 किलोमीटर ब्रिज अक्रॉस द कर्च स्ट्रेट, तो आपको लोकेशन देखनी है कर्च स्ट्रेट की जो कि लिंक करता है ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। हाँ, मुझे आपको एक बात और बतानी है कि पीडीएफ्स में आपको सारी लोकेशंस भी प्रोवाइड होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर्च स्ट्रेट मेंशन है तो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा कि कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है मैप में। द 3.6 बिलियन प्रोजेक्ट इज अ टेंजिबल सिंबल ऑफ मॉस्को, जो कि यहाँ पर क्रेमिया को कनेक्ट करता था विद द रशिया। क्रेमिया को रशिया ने एनेक्स किया था 2014 में फ्रॉम यूक्रेन, और जब यहाँ पर रशिया ने क्रेमिया को एनेक्स किया था उसके बाद रशिया को G8 ग्रुपिंग से निकाल दिया था और उसके बाद ये ग्रुपिंग बन गई है G7। चाइना साइलेंट ऑन इंडियाज एब्सटेंटेशन एट UNHRC वोट। तो मैंने आपको बताया था कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई थी जिसमें इस बारे में डिसाइड किया जाना था कि क्या इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए कि चाइना शिनजियांग रीजन में, जो जिनजियांग का यहाँ पर ऑटोनॉमस रीजन है, चाइना वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करता है उइघर्स मुस्लिम का। तो इंडिया ने अब्सटेन किया और बेसिकली इंडिया ने यहाँ पर कहा कि इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंडिया ने ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया और इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया। तो चाइना साइलेंट है कि इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया, उसके बारे में चाइना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना का ये कहना है कि चाइना यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं करता है जिनजियांग रीजन में। बेसिकली चाइना यहाँ पर टेररिज्म और वायलेंट टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को डिफीट करना चाहता है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं करता है और बेसिकली यहाँ पर टेररिज्म को डिफीट करना चाहता है। ओपेक प्लस ऑयल कट शोज ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन यूएस एंड सऊदी रॉयल्स। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये बताया था कि ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया है कि जो यहाँ पर ऑयल की सप्लाई है उसको कट किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। अब यूएस ने काफ़ी टाइम से यूएस सऊदी से ये बात कर रहा था कि यहाँ पर जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको
कट मत करो। अगर आप ऑयल प्रोडक्शन को कट करोगे तो मार्केट में सप्लाई की कमी हो जाएगी और यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन दिस वीक टू कट ऑयल प्रोडक्शन डिस्पाइट स्टिफ यूएस ऑपोजिशन हैज फर्दर स्ट्रेन्ड ऑलरेडी टेंस रिलेशंस बिटवीन व्हाइट हाउस एंड सऊदी अरेबियाज रॉयल फैमिली। अब यहाँ पर सऊदी और यूएस के रिलेशंस में टेंशन क्यों है? तो टेंशन यहाँ पर दो रीजंस की वजह से है मेनली। तो पहला रीज़न तो ये है जो ईरान न्यूक्लियर डील थी JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो जिस तरीके से यूएस ने उसको डील किया तो वो यहाँ पर सऊदी को पसंद नहीं आया। दूसरी बात जो यमन में यहाँ पर सऊदी का जो भी प्रोग्राम चल रहा था तो यूएस ने अपना सपोर्ट उससे विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सऊदी को पसंद नहीं आया और सऊदी यहाँ पर जो भी हैं रिलेशंस वो यहाँ पर टेंस हो गए विद यूएस। तो यहाँ पर ये बात मेंशन भी है वॉशिंगटन्स हैंडलिंग ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, एंड विड्रॉल ऑफ सपोर्ट फॉर अ सऊदी लेड कोalitions ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस इन येमेन। तो इसकी वजह से सऊदी ऑफिशियल्स काफ़ी अपसेट हैं यूएस से और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और यहाँ पर जो सऊदी है वो यहाँ पर यूएसए की बातें नहीं सुन रहा है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने रीच किया कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया है सेना इलेक्शन सिंबल को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि कौन सा फैक्शन यहाँ पर रियल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए बो एंड एरो सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट है टू सेट यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बिगिन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फायर के केसेस आ रहे थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जा रही है, तो यहाँ पर अब टेस्टिंग फैसिलिटी कराई जाएगी। तो यहाँ पर टेस्टिंग होगा व्हीकल्स का, जिसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ऑल IAF सिस्टम्स अंडर वन रूफ, तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड ब्रांच बना दी गई है। तो ब्रिंगिंग ऑल वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर्स अंडर वन रूफ एड्रेसेस अ लॉन्ग फेल्ट नीड कि एक डेडिकेटेड काडर की ज़रूरत थी इंडियन एयरफोर्स को। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल डोमेन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन को ओवर रीच है। इलेक्शन कमीशन के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछे कि अगर आपने मैनिफेस्टो में ये फ्रीबीज प्रोवाइड करने की बात की है तो आप इसको कैसे फंड करोगे, आप जो फंड करोगे उसकी यहाँ पर क्या फाइनेंशियल वाइबिलिटी है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाए। नेक्स्ट विस्लिंग इन द डार्क, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 3.4% तक पहुंच सकता है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है जो यहाँ पर रुपी का मार्क है वो $82 को क्रॉस कर चुका है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार प्लमेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है अ पब्लिक फ्लॉगिंग, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रूल ऑफ द लॉ को यहाँ पर इंश्योर करने की ज़रूरत है, मीडिया की इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, भले ही बाय द वेस्टर्न एजेंसीज क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो हमें एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या हम कहीं पर लैग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अगर हम किसी पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं हमारी रैंकिंग अच्छी आती तब तो हम कहते हैं हाँ हमारी रैंकिंग अच्छी है, लेकिन कहीं हमारी रैंकिंग खराब है तो वो भी हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें वो भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि हम क्यों ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइजिंग इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग $, तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे प्लमेट हो रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया रुपी जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसको जल्दी यहाँ पर पायलट लॉन्च जिसका किया जाएगा। टोकन बेस्ड भी हो सकता है, अकाउंट बेस्ड भी हो सकता है, दो कैटेगरी के लिए हो सकता है, एक रिटेल के लिए हो सकता है, एक होलसेल के लिए हो सकता है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी इसमें हो सकता है अलाउ हो। तो अभी बस यहाँ पर हो सकने वाली बात चल रही है, जब यहाँ पर हो जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ब्रिक वर्क रेटिंग्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिक वर्क रेटिंग्स क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था रिगार्डिंग ब्रिक वर्क रेटिंग्स। तो ब्रिक वर्क रेटिंग्स के ऊपर यहाँ पर ये कहा है सेबी ने कि आपके जो भी ऑपरेशंस है आप उनको वाइंड अप कर लो, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो बेसिकली इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर लीगल रिकॉर्ड्स लेंगे। तो ब्रिक वर्क रेटिंग सेट इट इज़ कंसिडरिंग अप्रोप्रिएट लीगल रिकॉर्ड्स आफ्टर द कंट्रीज मार्केट रेगुलेटर ऑर्डर्ड क्रेडिट रेटिंग फॉर्म, कि आप अपने ऑपरेशंस को वाइंड कर लो विद इन 6 months। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो क्रिमियन पेनिनसुला को रशिया से ब्रिज कनेक्ट करता था उसका यहाँ पर कोलैप्स हो चुका है, पार्शियल कोलैप्स। फिर यहाँ पर कर्च स्ट्रेट की लोकेशन आपको देखनी है जो कि लिंक करता है ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव एंड इज़ द लॉन्गेस्ट इन यूरोप। तो यहाँ पर ब्रिज की बात की गई है विच इज़ द लॉन्गेस्ट इन यूरोप, जिसको कि रशिया ने बनाया था। UNHRC में वोट हुआ, इंडिया ने अब्सटेन किया कि चाइना जो है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करता है जिनजियांग रीजन में। तो जिनजियांग रीजन में यहाँ पर चाइना का ये कहना हम ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन नहीं करते हैं, दे आर अबाउट काउंटरिंग वायलेंट टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड सेपरेटिज्म। फिर यहाँ पर सऊदी और US के रिलेशंस ठीक नहीं है, टेंशन चल रही है। तो येमन के रिगार्डिंग एक टेंशन है, दूसरी टेंशन यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर है। तो सऊदी यहाँ पर खुश नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर US ने ईरान न्यूक्लियर डील को टैकल किया है।
तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।